स्टूडेंट्स, आज नीट ब्रह्मास्त्र की सीरीज में हम सॉल्व करने वाले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फटाफट। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। यस, अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो उससे हमें 5 ml ऑक्सीजन मिलता है। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। और एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2। यस, अगर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो 4 ml ऑफ CO2 आपको देगा। तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। अब आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज अ एक्यूट डिसऑर्डर इन विच एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। सीधे एनसीईआरटी की लाइन है एंड इट इज़ ट्रू। एम्फाइसीमा होता क्यों है, रीज़न देखते हैं। सिगरेट स्मोकिंग इज मेजर कॉज ऑफ एम्फाइसीमा। एक्चुअली सिगरेट स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ एम्फाइसीमा। जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनके एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं और एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज होने के बाद रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स और इनके बीच का इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी, फिर वो डैमेज हो जाएगा। बट अभी डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 2 molecules ऑफ ऑक्सीजन। नो, देखो पहले हम देखते हैं कि अगर मैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखती हूँ। ठीक है, हीमोग्लोबिन में मेरे पास एक होता है हीम और एक होता है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, जो बेसिकली मेरा प्रोटीन पार्ट होता है। अच्छा, मेरे पास 4 हीम होते हैं, 4 हीम के ग्रुप होते हैं और हर एक हीम के ग्रुप में एक आयरन है। ठीक है, 4 हीम के ग्रुप मतलब 4 आयरन मेरे पास यहाँ पे होने वाला है। अगर मैं एक आयरन की बात करती हूँ, मैं एक आयरन की बात कर रही हूँ, एक आयरन एक O2 को पकड़ेगा, है ना। ऐसे मेरे पास 4 आयरन है तो यहाँ पे उसको कितना लिखा है, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 2 molecules ऑफ ऑक्सीजन। नो, इट शुड बी 4 molecules ऑफ ऑक्सीजन सिंस आई हैव 4 हीम ग्रुप। ठीक है, और ऑक्सीजन का बाइंडिंग साइड ये हीम पे ही होता है, आयरन पे ही होता है। दूसरा हमारे पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बाइंडिंग साइड प्रोटीन पार्ट पे होता है। अच्छा, ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन पार्ट है इसमें हमारे पास 2 अल्फा चेन होती है एंड 2 बीटा चेन, 4 चेन होती है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अल्फा चेन बेसिकली 141 अमाइनो एसिड से बनती है, बीटा चेन हमारी बनती है 146। एक अल्फा 141, 2 अल्फा मतलब 141 प्लस 141, एक बीटा 146, 2 बीटा मतलब 146 प्लस 146। ठीक है, दिस इज डन। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर टू। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो पार्शियल प्रेशर की वजह से जुड़ता है। द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 इज माई आंसर। नाउ फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एल्वियोलाई एंड द डक्ट्स फॉर्म कंडक्टिंग पार्ट। देखो, पहली बात तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया आगे डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंकाई में। कहाँ पे, 5th थोरैसिक वर्टिब्रे, लाइक ये थोरैक्स वाला रीजन है। यहाँ पे गर्दन में सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल के बाद इधर जो पूरा आता है सेंटर में, दिस इज थोरैसिक वर्टिब्रे। तो थोरैसिक वर्टिब्रे में कितने होते हैं, 12 थोरैसिक होते हैं। यहाँ पे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल के बाद थोरैसिक वर्टिब्रे। तो 12 में से जो 5th थोरैसिक वर्टिब्रे होता है, 5th थोरैसिक वर्टिब्रे में ट्रैकिया डिवाइड करता है ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकाई में पहले आता है प्राइमरी ब्रोंकाई 1 डिग्री, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई आगे डिवाइड करता है ब्रोंक्यूल्स में। सबसे पहले आता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर हमारे पास आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर हमारे पास आता है रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है, ब्रोंकाई एंड दिस इज ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और फिर हमारे पास आता है एल्वियोलर डक्ट और लास्ट में एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके यहाँ तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारा होता है कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, तो उसने हमें क्या बोल दिया, फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, यहाँ पे कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंडक्टिंग पार्ट है। द एल्वियोलाई एंड द डक्ट्स फ्रॉम द कंडक्टिंग, एल्वियोलाई एंड डक्ट तो एक्सचेंज पार्ट है। तो एक्सचेंज को इसने कंडक्टिंग कर दिया, कंडक्टिंग को इसने एक्सचेंज कर दिया। तो यहाँ पे मेरे दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं,
इनकरेक्ट है। आपको आए समझ में? स्टार्टिंग से लेके मतलब नॉस्ट्रल से लेके फिर हमारा ट्रैकिया हो गया, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, फिर एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। इस पाथवे में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक मेरा कंडक्टिंग पाथ है, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई ये मेरा एक्सचेंज पार्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 72 टाइम्स। हम एक्सरसाइज करें बिल्कुल नहीं। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन कैन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स। यार 1 मिनट में तो मैक्सिमम हम 12 से 16 बार ही ब्रीथ कर पाते हैं, 72 तो पता नहीं क्या ही है। नाउ स्पायरोमीटर इज़ यूज टू एस्टिमेट वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स। हाँ, जो भी एयर हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो एयर की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास एक मशीन होती है, उसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। उसमें बेसिकली ऐसे पाइप जैसा होगा, आपको फूकना होता है, ठीक है, या फिर इनहेल करना, जो भी है, और उससे वो आगे चल के आपकी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ को मेजर करता है। सो येस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Option C is my answer. Now, red color, iron containing pigment in red blood cell is hemoglobin. अभी देखा था iron present होता है, true. Oxygen binds with hemoglobin irreversible form. नहीं, देखो, oxygen hemoglobin के साथ जुड़ेगा और HbO2 बनाएगा, इसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, पर ये इरिवर्सिबल नहीं होता, ये रिवर्सिबल होता है। लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ से जाता है टिश्यूज़ के पास, और टिश्यूज़ के पास ये रिवर्स हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग, मतलब दिस इज़ एक्चुअली अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो इरिवर्सिबल इसे नहीं लिखना चाहिए था। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। 1 true and 2 is false. Now, binding of oxygen and hemoglobin is primarily related with, कौन सी कंडीशन में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन साथ में जुड़ेंगे? देखो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मतलब PO2, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, तो ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन आपके जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं आपके, ध्यान रखना, जब भी PCO2 कम होगा तो वहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा और वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। तो मैच करते हैं, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा, CO2 का कम, CO2 कम मतलब H+ कम, टेम्परेचर कम, तो सारे ही सही है। सो ऑप्शन 4 ABCD इज़ माई करेक्ट आंसर। नाउ विच फैक्टर आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन? सेम क्वेश्चन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब Hb + O2 मिला के आपको क्या बनाना है बेटा? HbO2, ठीक है। अभी देखा था HbO2 बनाने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ठीक है, CO2 कम चाहिए, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। ओह, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, A, B, C और D. Now, read the following statement. On an average, a healthy human breathes 12 to 16 times per minute. अभी हमने सॉल्व किया कि एक इंसान 12 से 16 बार 1 मिनट में ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। Now, the volume of air involved in breathing movements can be estimated by spirometer. अभी हमने देखा था मशीन है जो हमारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ को मेजर कर सकती है, ठीक है। डायफ्राम इज़ वेरी यूजफुल इन बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। यस, देखो, डायफ्राम जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम अपने रिलैक्स्ड डोम शेप में आ जाता है, तो एक्चुअली इन्वॉल्व है। सो मैं बोलूँगी कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? नन ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सारे हमारे करेक्ट स्टेटमेंट थे। हाई कार्बन मोनोक्साइड लेवल्स कैन किल अ पर्सन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। CO हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, ट्रू। समझो होता क्या है, जो कार्बन मोनोक्साइड है ना, बेसिकली ये आयरन से बाइंड कर रहा है, आयरन से तो मेरा ऑक्सीजन बाइंड कर रहा था। अगर कहीं पे कार्बन मोनोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और ये जो कार्बन मोनोक्साइड है इसकी सॉल्युबिलिटी इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा इसकी एफिनिटी है, मतलब फटाफट जाके आयरन से बाइंड कर लेगा। अगर ये आयरन से बाइंड कर गया तो आयरन सेंटर्स कम हो गए, आयरन सेंटर्स कम हो गए तो मतलब बहुत कम ही रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। क्यों? रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन में आयरन चाहिए, ये 97% ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, पर अभी आयरन को कार्बन मोनोक्साइड ने ऑक्यूपाई कर लिया तो हमारे पास आयरन कम हो गए।
जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगा, ठीक है। इसको हम हाइपोक्सिया कंडीशन कहते हैं, जब बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलता है, चक्कर आना, फैटीग, उसके बाद हेडेक, डिजीनेस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली इससे बहुत डेथ हो सकती है। क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बॉडी को तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि रात में रूम बंद करके आग जला के नहीं सोना चाहिए, ठीक है, बिकॉज अगर उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होगा तो वो डेथ कॉज कर सकता है। इन केस किसी इंसान ने बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लिया है तो फिर इसे ट्रीट कर सकते हैं हॉस्पिटल में जाके, उसे हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वाले एटमॉस्फेयर में रख करके, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ डेडली बिकॉज CO हैज़ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे बेटा? ट्रू। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड दे इवन एक्सप्लेन ईच अदर। सो ऑप्शन 1 इज़ माई करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चले। वेरी सिंपल, यहाँ पे CO2 के ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा गया। देखो मेरे पास जो 70% CO2 होता है वो HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट बनाता है, 3% के आसपास प्लाज्मा में डिजॉल्व। ये बाइकार्बोनेट भी प्लाज्मा से ही ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन प्लाज्मा में डिजॉल्व सिर्फ 3% है। बचा हुआ 20 से 25% में कह सकती हूँ कि HbCO2 कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन इसके फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा बाइकार्बोनेट होना चाहिए 70%, सो B का होना चाहिए 1, तो ऑप्शन 3 होगा। वापस चेक भी करते हैं। रेड ब्लड सेल A का होना चाहिए 2, हाँ है, C का 3, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ पे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आते हैं टाइडल वॉल्यूम। देखो इनहेल करो, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जो नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, एंड टाइडल वॉल्यूम हमारी होती है 500 से 550 ml, है ना, पर ब्रीथ हम कह रहे हैं। तो A का 3 होना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट माई आंसर, दिस इज़ नॉट माई आंसर। अब आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल, फोर्सफुल इनहेल। समझ में आ रहा है? नॉर्मल इनहेल करने के बाद फोर्सफुली तुम कितना इनहेल कर पाए, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज फोर्सफुल इनहेलेशन। ये होता है मेरे पास शॉर्ट फॉर्म IRV 2500 से 3000 ml। तो 1 होना चाहिए। A का 3, B का 1, दिस इज माई आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू मैच दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स आपने कहाँ पढ़ा है? कॉकरोच में पढ़ा है। तो ट्रैकियल ट्यूब्स A का 3 होगा। A का 3 मेरे पास इन 2 ऑप्शन में। समझो, कॉकरोच की जो बॉडी होती है ना, यहाँ पे ऐसे 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं, होल होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पाइरिकल। 10 इस साइड, 10 इस साइड, लैटरल साइड पे। कौन से साइड पे? यस बेटा, इसके लैटरल साइड पे हमारे पास होते हैं ऐसे होल्स होते हैं। दीज होल्स आर कॉल्ड एज स्पाइरिकल्स। कहाँ प्रेजेंट है? लैटरल साइड पे, ठीक है। आपको इंसेक्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं। होता कैसे है कि इंसेक्ट की जो बॉडी है ना, यहाँ पे कुछ डस्ट फिल्टर्स होते हैं, डन, और यहाँ पे हो जाते हैं स्पाइरिकल्स, ठीक है। अब जो स्पाइरिकल्स हैं, स्पाइरिकल के अंदर एक्चुअली एक स्फिंक्टर है, ठीक है। व्हाट इज स्फिंक्टर? यहाँ पे एक स्फिंक्टर है, स्पाइरिकल के अंदर एक स्फिंक्टर है जो एक्चुअली इसकी ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करेगा। इट इज़ अ वॉल्व, ठीक है। एक स्फिंक्टर है यहाँ पे जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग को, उसको स्फिंक्टर मसल कहते हैं, रेगुलेट करेगा, ठीक है। इसके अंदर एक ट्यूब जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे डिवाइड हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे ट्रैकियोल्स, और ट्रैक्यूल्स आपके टिश्यू तक जाएंगे, और टिश्यू में सिंपल डिफ्यूजन से गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। तो ऐसा होता है कॉकरोच में कि यहाँ पे डस्ट फिल्टर्स होते हैं, फिर स्पाइरिकल्स, वहाँ पे स्फिंक्टर होता है, फिर ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, और सीधे ऑक्सीजन चला गया टिश्यू तक, वहाँ पे होगा एक्सचेंज। तो क्या ब्लड का कोई रोल नहीं है? नहीं, ब्लड का इंसेक्ट्स के अंदर, इंसेक्ट्स में लाइक जहाँ पे भी ट्रैकियल रेस्पिरेशन चल रहा है, ठीक है, स्पाइरिकल्स वाला सिस्टम जो चल रहा है, वहाँ पे ब्लड का कोई रोल होता नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। किसी कॉकरोच को मारने का तरीका क्या? उसे पानी में डाल दो, पानी में डालोगे स्पाइरिकल्स बंद होंगे, ठीक है, स्पाइरिकल्स बंद होंगे, सांस नहीं ले पाएगा तो मर जाएगा। खैर ये बहुत ईविल था, बट ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब्स A का 3। आगे गिल्स, आपको पता है गिल्स आर प्रेजेंट इन फिशेस। एक होता है गिल्स जो बॉडी के अंदर होती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब माउथ के अंदर होती हैं गिल्स, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है, ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो गिल्स में से ऑक्सीजन ले ले। और बाहर जैसी लाइनें दिखती है, देखा शार्क वार्क में देखा होगा, ऐसी लाइनें होती हैं, दे आर कॉल्ड एज गिल स्लिट्स। अंदर तो गिल्स हैं, बाहर यहाँ पे क्या है? गिल स्लिट्स, कुछ लाइनें प्रेजेंट है, ठीक है, कि जैसे मुँह में पानी गया, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है,
गिल्स तक गया तो गिल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, CO2 को दे दिया। अब जो एक्स्ट्रा वाटर बच गया है वो यहाँ बाहर गिल्स स्लिट्स के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। मॉइस्ट स्किन आपको फ्रॉग में मिलती है। फ्रॉग में देखा चिपचिपी म्यूकस वाली स्किन होती है, तो फ्रॉग हो जाएगा बुक, लंग्स, अरैक्निडा। व्हाट इज अरैक्निडा बता देती हूँ मैं आपको। देखो ध्यान दो, आपके पास क्या है यहाँ पे, किंगडम एनिमलिया, इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में यार तुम 2 क्लास तो याद ही कर लो। फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक तो क्लास होता है आपका इंसेक्टा, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते हैं आप इसके बारे में, इंसेक्टा के बारे में, है ना। और एक आपका क्लास होता है अरैक्निडा, ठीक है। तो जो अरैक्निडा क्लास है इसमें क्या आता है, इसमें आता है स्पाइडर, इसमें आएगा स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियो। इन सब के पास इनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके पास होता है बुक लंग्स ना। व्हाट इज बुक लंग्स, अगर कभी भी जो लंग्स है उनका शेप बुक्स के जैसा हो, बुक्स के जैसा मतलब काफ़ी सारी लेयर्स में प्रेजेंट हो, है ना, तो वो लेयर्स बुक्स की पेजेस को रिजेंबल करेंगी। लंग्स लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं बुक लंग्स। इनके पास कुछ 4 पेयर्स ऑफ बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अरैक्निडा वो क्लास है, क्लास अरैक्निडा, इनके सारे मेंबर्स की बात की गई है। सो मैंने ए का तो क्या किया 3rd और मैंने बी का क्या किया 4th, तो ऑप्शन 1 इज़ माई करेक्ट आंसर। अगेन मैच ही करना है। चलो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अर्थवॉर्म की बात करते हैं अभी। तो अर्थवॉर्म में आपको पता है मॉइस्ट स्किन होगा, आप समझते हैं क्यों। देखो अर्थवॉर्म की जो स्किन है वो मॉइस्ट है। मॉइस्ट स्किन के थ्रू जब भी रेस्पिरेशन, इट इज़ कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। ये स्किन मॉइस्ट क्यों है, बिकॉज ये स्किन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन बना रही है। क्या बना रही है बेटा, एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन बना रही है, जिसकी वजह से इसकी स्किन मॉइस्ट है, ठीक है। मॉइस्ट स्किन की वजह से जो गैसेस का डिफ्यूजन है वो इजी हो जाता है। अगर स्किन मॉइस्ट नहीं होगी तो इतना इजीली गैसेस डिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगी। तो स्किन मॉइस्ट होने का एक्चुअली फंक्शन है कि गैसेस का डिफ्यूजन ईजी होगा ताकि इनमें रेस्पिरेशन आराम से हो सके। सो डी का मुझे 1 करना है, इसमें है और इसमें, मतलब 4 तो आंसर जाएगा नहीं, 3 तो आंसर जाएगा नहीं। नाउ हम बात कर लेंगे बर्ड्स। ऑफ कोर्स बर्ड्स का लंग्स होगा तो बी का 2 आएगा, मुझे ऑप्शन यही लग रहा है। इंसेक्ट्स में हमने भी देखा, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब्स होता है, सी का 4 आ जाएगा। एक्वेटिक मोलस्क है ना, फाइलम मोलस्क का 2nd लार्जेस्ट फाइलम है। एक्वेटिक मेंबर है तो एक्वेटिक मेंबर आपके गिल्स के थ्रू ब्रीथ करेंगे। सो ऑप्शन 1 इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे चले, अभी यहाँ पे आता है इनकरेक्ट मैच। देखो सबसे पहले एपिग्लॉटिस इलास्टिक होती है, कार्टिलेज से बनती है, दिस इज ट्रू। अर्थवॉर्म के पास मॉइस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट है, स्किन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्यूटिकल। वॉमिट सेंटर मेडुला में होता है, ट्रू। मेडुलरी रिदम सेंटर, भाई मेडुलरी भी लिख दिया और सेरिब्रम भी लिख दिया, कैसे पॉसिबल है। आपको पता है कि अगर मैं ब्रेन की बात करूँ, मैं ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। कौन कौन से, पहले आता है फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, और फिर मेरे पास क्या आता है, हाइंड ब्रेन आता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन के आपके पार्ट्स होते हैं पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। तो मेडुला बेसिकली हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी सेंटर्स सब मेडुला देख रहा है आपका, ठीक है। ये बॉडी बैलेंस। मिड ब्रेन में आपके पास क्या आता है, क्या आता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और क्या आता है, सेरिब्रल पेडंकल्स। फोर ब्रेन में क्या आता है, सबसे पहले सेरिब्रम आता है, सेरिब्रम ये फोर ब्रेन का पार्ट है, मेडुला हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अब कंपेयर कैसे कर रहे हो, गलत है, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेरिब्रम के बाद आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आता है एपिथैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस प्लस थैलेमस, मिला के से हम क्या बोलते हैं, डाइंसीफेलॉन, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड पार्ट इज डाइंसीफेलॉन, जहाँ पे थैलेमस, थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, तीनों पार्ट आएगा। एंड द थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ये फोर ब्रेन के पार्ट है, एंड दिस इज फोर ब्रेन, दिस इज हाइंड ब्रेन, दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यही मेरा आंसर है। आगे चलते हैं। अबाउट 70% ऑफ CO2 दैट एंटर्स द रेड ब्लड सेल चेंजेस इनटू बाइकार्बोनेट फॉर ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा टू लंग्स where it reconverts into CO2 for elimination. This is actually true. अब यहाँ पे हम पढ़ते होता कैसे, देखो मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ, दिस इज माई टिश्यू साइट। क्या है ये मेरा टिश्यू साइट। अगर मैं टिश्यू साइट की बात करती हूँ तो टिश्यू साइट पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा CO2 है, ठीक है। अब लंग्स में से मेरे पास कैसा ब्लड आ रहा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, तो मेरे पास ये आया रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल है ऑक्सीजनेटेड, बड़ा सा बना लेंगे, ये रेड ब्लड सेल है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इसमें क्या होगा,
ऑक्सीजन आया होगा ऑब्वियसली। और ऑक्सीजन कैसे आता है, HbO2 के फॉर्म में आता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। तो जैसे ही लंग्स में से रेड ब्लड सेल मेरा टिश्यू के साइड पे आएगा, और टिश्यू में क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड HbO2 को ब्रेक करवाएगा। किस में, ये इसको ब्रेक करवाएगा Hb में प्लस O2 में, ताकि ऑक्सीजन मिल जाए इस टिश्यू को यूज़ करने के लिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन अलग हो गया। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा CO2 के साथ, क्या बना लेगा, HbCO2। क्या कहा था हमने इसको, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो 20 से 25% CO2 कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है। ये हो गया। अब रेड ब्लड सेल के अंदर हमारे पास एक एंजाइम होता है विच इज़ कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, देखो हमारे पास CO2 आया, वो CO2 को H2O से मिला करके पहले बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, है ना। फिर कार्बोनिक एसिड ब्रेक होता है HCO3 माइनस और H+ में। देखा आपने, मैम ये क्या चल रहा है बेटा, ये रिएक्शन चल रही है, ऐसे ही काम होता है। देखो जैसे पहले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन टूटा, ऑक्सीजन टिश्यू को मिल गया, हीमोग्लोबिन बच गया, फिर बचा हुआ हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो 25% CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ के जाएगा। उसके बाद कुछ 7% के आसपास CO2 प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके जाएगा। बचा 70% CO2 कैसे जाएगा, तो जो बचा हुआ 70% CO2 है वो CO2 वाटर के साथ मिलता है, बनाता है H2CO3। इट इज़ कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड HCO3 माइनस और H+ में ब्रेक होता है। ठीक है, HCO3 माइनस को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट बनता रेड ब्लड सेल के अंदर है, एंजाइम मेनली आपकी रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट है, और बाइकार्बोनेट लेकिन फिर रेड ब्लड सेल के बाहर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, रेड ब्लड सेल के बाहर। ठीक है, और डिज़ोल्व होता है प्लाज्मा से। तो ध्यान रखना कि HCO3 माइनस जो मेरा बाइकार्बोनेट है बनता कहाँ पे है, रेड ब्लड सेल के अंदर। ठीक है, फिर रेड ब्लड सेल से बाहर जाएगा, ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रहा है, प्लाज्मा से। इसी को बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। कि जो भी इवेंट चल रहा है ना यहाँ पे, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का टूटना, हीमोग्लोबिन से CO2 का जुड़ना, फिर यहाँ पे आपका जो बाइकार्बोनेट का बनना, ये जो रिएक्शन चल रही है इसको हम बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। ठीक है, तो बोर्स इफेक्ट हो गया, बाइकार्बोनेट बन गया, प्लाज्मा में आ गया, ये ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी है। पर तुम सोचो, बार बार बाइकार्बोनेट बन रहा है और बार बार बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में जा रहा है, तो प्लाज्मा में क्या नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसकी वजह से यहाँ का जो pH है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो pH डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज बाहर गया बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, तो हम एक नेगेटिव चार्ज अंदर लेके आते हैं, ये देखो, लेकिन Cl- के फॉर्म में। ठीक है, ताकि बैलेंस बन सके, नेगेटिव बाहर गया तो नेगेटिव अंदर भी आ जाए, बैलेंस बनाने के लिए। इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, बिकॉज क्लोरीन अंदर शिफ्ट हो रहा है। क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, इसी को हैमबर्गर्स इफेक्ट कह दो, या तो आप क्लोराइड शिफ्ट कह दो या फिर आप हैमबर्गर्स इफेक्ट कह दो। दिस इज बोर्स इफेक्ट, दिस इज क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स इफेक्ट। ठीक है, अब मेरा CO2 रेडी है, उसको ऑक्सीजन मिल चुका है हीमोग्लोबिन को तोड़ के, उसने अपने CO2 को थोड़ा हीमोग्लोबिन से जोड़ दिया, थोड़ा प्लाज्मा में डिसॉल्व कर दिया, और थोड़ा उसने बना लिया बाइकार्बोनेट। रेड ब्लड सेल के अंदर बाइकार्बोनेट बन के प्लाज्मा में आया है, प्लाज्मा से अब ये जाएगा। ठीक है, CO2 कहाँ तक जाएगा, एल्वियोलाई तक। ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ से CO2 भेजना था। ठीक है, हमें ऑक्सीजन यूज़ करना है, CO2 भेजना है। भेजने का तरीका, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर है ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा रेड ब्लड सेल आया है उसमें जो HbCO2 है वो टूट जाएगा, और CO2 एल्वियोलाई से बाहर चलेगी, CO2 बाहर। ठीक है, अब मेरा Hb अकेले पड़ा है, जो हीमोग्लोबिन पड़ा है वापस से ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। एक तो मेरा ये इवेंट होता है। दूसरा क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट था HCO3 माइनस, ये बाइकार्बोनेट रेड ब्लड सेल के अंदर आएगा और ये उल्टा रिएक्शन करेगा, सेम उल्टा। बाइकार्बोनेट H+ से जुड़ेगा, पहले बनाएगा H2CO3, फिर ब्रेक हो जाएगा H2O में प्लस CO2 में। दिस रिएक्शन इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, और अब जो ये CO2 है ये पूरा बॉडी के बाहर। ठीक है, समझ में आया। इसको हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। जो एल्वियोलस के पास चलता है वो हेल्डेन इफेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन। टिश्यू के पास बोर्स इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव चार्ज अंदर गया तो कुछ नेगेटिव हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ये क्लोरीन जो अंदर गए थे वो बाहर आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट।
यस, ये कुछ एक्स्ट्रा नाम है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको बता दिया। तो अबाउट 70% ऑफ CO2 दैट एंटर्स द रेड ब्लड सेल चेंजेस इनटू बाइकार्बोनेट, यस, फॉर ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा, यस, बनते रेड ब्लड सेल में है, प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द लंग्स वेयर इट इज़ रिकन्वर्टेड इनटू CO2, यस, बाद में वापस यहाँ पे CO2 में कन्वर्ट करके बॉडी के बाहर निकाल दिया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। 40% CO2 enters red blood cell and changes into carbaminohemoglobin. Carbaminohemoglobin is HB. CO2 साथ में, लेकिन ये 20 से 25 होता है, 40 नहीं होता। So statement 1 is correct, 2 is incorrect. ठीक है, अब चलते हैं ऑन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे A, B, C, D और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। चलो, A है एटमॉस्फेयर, किसका? CO2 का प्रेशर पूछा ना, CO2 का 0.3। B है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में होता है 40 mmHg, ऑफ कोर्स प्रेशर है। तो C क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी इसका प्रेशर है 40। फिर आता है D, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका प्रेशर है 45। अब मुझे अरेंज करना है, सबसे ज़्यादा तो ये है D और C और B बराबर है, सबसे ज़्यादा है D, C और B बराबर है, सबसे कम है A, सो दिस इज़ माई परफेक्ट आंसर। ठीक है, इसके लेकिन प्रेशर आपको याद होना चाहिए। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। परमिएबिलिटी ऑफ CO2 इज मोर देन ऑक्सीजन एट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, यस, CO2 इज 20 से 25 टाइम्स मोर परमिएबल देन ऑक्सीजन। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अबाउट 1 to 2 नहीं 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। प्लाज्मा पजेस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, नहीं, प्लाज्मा नहीं, रेड ब्लड सेल क्या होना चाहिए? रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बहुत ज़्यादा है। मैम कौन सी एंजाइम है? बेटा अभी हमने H2O और CO2 को मिला के क्या बनाया था? H2CO3। फिर H2CO3 को हमने, कार्बोनिक एसिड को हमने ब्रेक किया था HCO3 माइनस प्लस H प्लस में। तो ये रिएक्शन जिस एंजाइम की प्रेजेंस में चलती है उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है। अबाउट 70% ऑफ ऑक्सीजन, नहीं 97% ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसफ़र होता है। सो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। CO2 इज मेनली कैरीड एज HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट 70%। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन and CO2 delivered by 100 ml of oxygenated blood. Oxygen is 5 ml and CO2 is 4 ml. पहला ही क्वेश्चन था ना हमारे पास। चलो, what will be the effect of oxygen dissociation curve, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं oxygen dissociation curve ODC, if temperature increases। समझो, टेम्परेचर बढ़ा जो हमने अभी देखा था, मतलब H प्लस बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? CO2 ज़्यादा है, बॉडी में CO2 ज़्यादा है, मतलब कैसी कंडीशन है? अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन में ODC एक्चुअली राइट शिफ्ट शो करता है। ऐसा ध्यान रखना कि बॉडी में राइट साइड इज़ नेवर राइट। राइट साइड में लंग्स के 3 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, राइट साइड में आपका ये हो रहा है, राइट शिफ्ट हो जाए तो राइट शिफ्ट का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो राइट साइड इज़ नेवर राइट। हार्ट में भी राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है, ऑक्सीजनेटेड तो लेफ्ट साइड में जाता है। तो आप ऐसे याद रखना कि राइट इज़ नेवर राइट। तो राइट शिफ्ट मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब CO2 ज़्यादा, H प्लस ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा। सो ग्राफ विल बी शिफ्टेड राइट। आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी सेंटर्स इन ब्रेन्स आर लोकेटेड इन मेडुला। सबसे पहले रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपका होता है मेडुला में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपका होता है पॉन्स में, कीमो सेंसिटिव एरिया तो 2 होना चाहिए, 2। आगे चले, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विथ थोरैसिक लाइनिंग। नहीं, देखो ये हमारा चेस्ट कैविटी, इसको मैं थोरैक्स बोल देती हूँ। थोरैक्स में हमारे पास ये लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स की 2 कवरिंग होती है। ठीक है, लंग्स की जो इनर कवरिंग है, ये जो लंग्स के कॉन्टैक्ट में है, लंग्स की इनर कवरिंग को देखो हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा, दैट इज इनर कवरिंग, या फिर तुम लाइनिंग लिख दो ऑफ लंग्स। ठीक है, इसके बाद जो बाहर वाली लाइनिंग आती है, इसको आउटर लाइनिंग, इसको हम कहते हैं
पैराइटल प्लूरा। अंदर वाली लाइनिंग को बोलेंगे विसरल प्लूरा, बाहर वाली लाइनिंग को बोलेंगे पैराइटल प्लूरा। दोनों को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स, जो लंग्स की कवरिंग है, ठीक है। और इनके बीच में हमारे पास जो फ्लूइड है इसको हम बोल देंगे प्लूरल फ्लूइड। तो जो थोरैक्स है उससे तो बाहर वाली लाइनिंग कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, पैराइटल प्लूरा, इनर तो नहीं है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स लीड्स टू नेजल चैम्बर, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, फिर आगे चल के यहाँ पे जो एरिया आता है दैट इज नेजल चैम्बर। रिब्स फॉर्म्स लैटरल बाउंड्री, यस, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, आगे स्टर्नम है, लैटरली यहाँ से रिब्स आ रही हैं ऑफ थोरैसिक चैम्बर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, चेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। यस, हमारी बॉडी के अंदर जो भी गैशियस एक्सचेंज हो रहा है वो सारा का सारा सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है मेरा, दिस इज माई आंसर। नाउ ओके, वी हैव टू अरेंज करेक्ट सीक्वेंस। पहला, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। भाई फाइनली लास्ट में ऑक्सीजन बॉडी यूटिलाइज करेगी, पहले हम ब्रीथ तो कर ले ऑक्सीजन को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसी को मैं बोलूँगी ब्रीदिंग, ठीक है। सबसे पहले मैंने ब्रीथ किया, ब्रीथ करने के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड टू टिश्यू, टिश्यू तक जाएगा, हाँ जाएगा ऑफ कोर्स। इसके बाद एंड डिफ्यूजन एट, हाँ देखो पहले ब्रीथ करना है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसका मतलब होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैस एट एल्वियोलाई। एक बार आपने ब्रीथ कर लिया, फिर वो एल्वियोलाई में सांस लिया, लंग्स में गई, लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज। लंग्स में एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, लंग्स से ब्लड से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट। थर्ड, टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर टिश्यू में क्या होगा, एक्सचेंज, तो एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फोर्थ, और ये ए आएगा लास्ट में, तो ए आएगा लास्ट में। सबसे पहले मेरे पास है सी, फिर आता है डी, फिर आता है मेरे पास बी, सी डी बी, सी डी बी ई ए। ऑप्शन 2 इज़ माई करेक्ट आंसर। अब आपको पता होना चाहिए कि पल्मोनरी वेंटिलेशन ही ब्रीदिंग है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैस एट एल्वियोलाई की सरफेस, इसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, दिस इज माई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्लड और टिश्यू के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है इट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, और जब एक्चुअली में सेल्स ऑक्सीजन को यूज करेंगे इट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ डन। नाउ द फैक्टर्स विच डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एल्वियोलर डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, डिफ्यूजन आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, लाइक CO2 इज मोर सॉल्युबल। डिफ्यूजन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पर डिपेंड करेगा, जितनी मोटी मेम्ब्रेन डिफ्यूजन उतना कम, जितनी पतली मेम्ब्रेन उतना ज़्यादा डिफ्यूजन, ठीक है। ये प्रेशर पर डिफरेंस डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस, तो जितना ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस है उतना फटाफट डिफ्यूजन होगा। गैसेस की रिएक्टिविटी पे डिपेंड ये नहीं करने वाला है, सो ऑप्शन 4 इज माई आंसर। नाउ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर सीधे याद करना है 40 mmHg, ठीक है। आगे चलते, अबाउट रेड ब्लड सेल, दे कैरी 20 से 25% ऑफ CO2, हाँ 25% CO2 का ट्रांसफ़र होता है। 99.5% नहीं, 97% ऑफ ऑक्सीजन, दे ट्रांसपोर्ट 80% ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, एंड दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, गलत, सिर्फ आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, CO2 एंड O2 इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर मेरे पास ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 104 एंड CO2 का प्रेशर होता है 40, सो ऑप्शन 2 इज़ माई करेक्ट आंसर। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन एंड CO2। ये हमारा टिश्यू में है कि हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन कम होता है एंड CO2 ज़्यादा। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 95 एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का प्रेशर होता है 45, तो एज 95, बी इज 45। ये आपको याद करना है, मैंने पता है कैसे याद किया, देखो यहाँ चेक करते हैं, जहाँ भी ऑक्सीजन कम है वहाँ उसका प्रेशर 40 है, लाइक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो उसका प्रेशर 40 है। जहाँ भी CO2 कम है उसका प्रेशर 40 है, जैसे हमारे एल्वियोलाई में CO2 का प्रेशर कम है 40 हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कम है 40 हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिमिलर चीज़ें आप आइडेंटिफाई करो, जहाँ भी CO2 ज़्यादा है, लाइक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा है 45, टिश्यू में ज़्यादा है 45, ऐसे सिमिलर करके आप याद कर सकते हो। चलते हैं, इनकरेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फॉर्म्स अ रिवर्सिबल कंपाउंड विद ऑक्सीजन, हाँ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं।
इरिवर्सिबल कंपाउंड विथ CO2 नहीं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन CO2 दोनों के साथ ही रिवर्सिबल कंपाउंड फॉर्म करता है कि बन भी जाए और टूट भी जाए, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन तो होता है, 4 हीम सेंटर्स होते हैं, हर एक हीम सेंटर में आयरन होता है और रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट है। इनफैक्ट एक रेड ब्लड सेल के अंदर आपको 280 मिलियन के आसपास हीमोग्लोबिन मिलते हैं, ठीक है। सो हाउ मच CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन मतलब HbCO2 20%. Carbonic anhydrase enzyme is found in very high in red blood cell, very low in plasma. प्लाज्मा में थोड़ा बहुत कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है, आप जीरो नहीं बोल सकते। इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज़ हाई एंड ऑक्सीजन इज़ लो, अगर CO2 ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है मतलब HbO2 टूट जाएगा, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा, टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। जब भी CO2 ज़्यादा हो वो HbO2 को तोड़ देता है। तो अभी O2 तो टिश्यू के पास चला गया, हमारे पास क्या बचा है, हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। सो मोर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड। यस, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO होता है, CO2 नहीं होता। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं, वो टूट रहा है, ये HbO2 होता है, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज परफेक्टली राइट। एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई हाउ मच CO2, अगर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो 4 ml CO2 देगा, ठीक है। मतलब इतनी बार पूछा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एज बाइकार्बोनेट, 70%। ओके, अरेंज करना है। देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है ना, जहाँ से गैसेस का डिफ्यूजन होता है, NCERT कहती है कि 3 लेयर से बनती है, सिर्फ 1 mm थिक होती है। 3 लेयर से बनने के बाद भी थिकनेस इसकी 1 mm है, बहुत कम है। जैसे देखो ये मेरा एल्वियोलाई है, ठीक है, और ये एल्वियोलाई के अंदर की लाइनिंग है। तो एल्वियोलाई के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो बनती है सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। ऐसा क्यों, जहाँ भी एक्सचेंज करना है ना, एक्सचेंज करना है चीज़ों का, तो एक्सचेंज वहीं से होगा जहाँ पे आपके पास सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम से बनती है, इसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। और बीच के सब्सटेंस को हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसिकली विच इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो व्हेन ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वियोलाई से आ रहा है ब्लड में, सबसे पहले मुझे सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम मिलना चाहिए, यस। उसके बाद मुझे बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलना चाहिए, यस, मतलब BA। फिर मुझे मिलना चाहिए एंडोथीलियम कैपिलरी की, सो BAC, ऑप्शन 2 इज़ माई करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या, एट द लेवल ऑफ टिश्यूज़, टिश्यू में CO2 40 होता है क्या, नहीं, 45। ऑक्सीजन इज़ मोर सॉल्युबल, नहीं, CO2 इज़ मोर सॉल्युबल, ठीक है। नाउ बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म्स द मिडिल लेयर, पीछे देखा बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच की लेयर होती है, इट फॉर्म्स द मिडिल लेयर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, दिस इज ट्रू। टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन इज टर्म्ड एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो टोटल वॉल्यूम, कितना गड़बड़ किया स्टेटमेंट में। उसने बोला है कि यार टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, एक्सहेल कर रहा है और उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोला है। नहीं, इनहेल करेगा तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। और इफ़ इंट्रापल्मनरी प्रेशर बिकम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंस्पिरेशन अकर्स, नो। इंट्रापल्मनरी लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है अगर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से, तो इंस्पिरेशन नहीं एक्सपिरेशन होगा, ठीक है। बिकॉज एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, ठीक है। एयर हमेशा कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, तो एयर बाहर निकल जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। क्या एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है मेरा, एक ही दिख रहा है। चलो आगे चले। ओके,
मेनली ट्रांसपोर्टेड क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो आपका हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके ही मेनली ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई एंड टिश्यू, हम डिस्कस कर चुके हैं। एल्वियोलाई और टिश्यू में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो सिर्फ डिफ्यूजन से होता है, डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, ठीक है, सिर्फ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन। पहला स्टेटमेंट कि रेस्पिरेशन इज मोस्ट एफिशिएंट इन इंसेक्ट्स अमंग इनवर्टिब्रेट्स, ट्रू। इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स के पास ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, ब्लड का कोई रोल नहीं है, इजी। इन द इंसेक्ट एयर इज कैरीड डायरेक्टली टू सेल्स बाय ट्रैक्यूल्स, ये सबसे पहले आपके पास वो फिल्टर आते हैं गैस के, यहाँ पे डस्ट फिल्टर, फिर स्पाइरिकल्स, फिर ट्रैकिया और डिवाइड होकर ट्रैक्यूल्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डज पोजेस सिमिलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सिमिलर ऑर्गन्स, ठीक है। अर्थवॉर्म का तो पता है आपको, मॉइस्ट स्किन होता है, इंसेक्ट के पास वो होते हैं ट्रैक्यूल रेस्पिरेशन, फोर्थ के नॉट बी द आंसर। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स दोनों के पास लंग्स है, तो ये आंसर हो सकता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क डजंट पोजेस बोला था, डजंट में तो मुझे आंसर मिल गया, फोर्थ मेरा आंसर है, बिकॉज इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है। एक्वेटिक पानी में, मोलस्क का जनरली पानी में रहता है तो गिल्स हो जाएंगे। सीलेंट्रेट एंड फ्लैटवर्म्स दोनों का जो रेस्पिरेशन है बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, तो अगर डजंट आता है मतलब ऑप्शन 4 इज माई आंसर। मुझे मैच करना है, व्हाट इज ए? ए इज माई एपिग्लॉटिस, ए इज एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस साउंड बॉक्स नहीं है, लैरिंग्स नहीं है, ठीक है। व्हाट इज माई बी? बी तो एल्वियोलाई है, आप एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डी मेरा डायफ्रम है, इजी। सी ब्रोंक्यूल्स लग रहे हैं, देखो सी कहाँ है, सी नहीं इधर है ना, ट्रैकिया के जस्ट बाद डिवाइड होगा तो ब्रोंकाई होगा, तो इट इज़ ब्रोंकस। आगे अगर इधर की लेबलिंग होती तो मैं ब्रोंक्यूल्स कहती, इसकी लेबलिंग यहाँ तक है, सी की लेबलिंग यहाँ तक है, ट्रैकिया जस्ट डिवाइड हुआ है, सो इसलिए दिस इज ब्रोंकस, ठीक है। नाउ प्राइमरी ब्रोंकाई अरेंज करना है क्या? सबसे पहले तो हमारे पास आएगा ब्रोंकाई, पहले आएगा प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर हमारे पास आएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर हमारे पास आएगा ब्रोंक्यूल्स। सबसे पहले इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है नहीं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर आता है एल्वियोलर डक्ट और फिर आता है एल्वियोलाई, ए डी ई बी सी। A, D, E, B, C. So option 2 is my correct answer. T stands for trachea. ठीक है. Now, if A is nostrils, B is trachea, bronchi, बहुत easy pathway आप कर सकते हो. सबसे बाहर तो यही होगा nostrils. Question क्या पूछा? Then conducting part extends from. Conducting part में क्या आता है? Alveoli, alveolar ducts आते हैं, alveoli आता है, mainly ये आएगा. So it is E and F. ओके मैंने आई गेस जस्ट उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो एक्सचेंज पार्ट है, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट्स हमारे एक्सचेंज पार्ट है, यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा। कंडक्टिंग मतलब जहाँ से गैसेस जाएंगी, तो ए बी सी एंड डी, सो ए टू डी। कंडक्टिंग पार्ट पूछा है, एक्सचेंज नहीं पूछा है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिस्पायर मॉइस्ट स्किन? मॉइस्ट स्किन मतलब अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग दोनों ही ऊपर से चिपचिपे दिखते हैं। मॉइस्ट स्किन गैसेस का डिफ्यूजन अच्छे से करवा पाती हैं और यहाँ पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। सो होप सो आपने काफ़ी अच्छा सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।